आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योति एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अब हम इस वीडियो में करेंगे 11th क्लास आरोह भाग 1। एक पटकथा है रजनी और इनकी लेखिका है मन्नू भंडारी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। मन्नू भंडारी ने अनेक कहानी संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, पटकथाएं लिखी। तो सबसे पहले हम करते हैं इनकी पटकथाएं। पटकथाएं है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। और इन्होंने उपन्यास लिखे आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। जो इनका एक उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। अब करते हैं कहानी संग्रह। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ इत्यादि। मन्नू भंडारी जी को अनेक सम्मान भी मिले हैं, जैसे हिंदी साहित्य, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कई पारिवारिक जीवन, कई नारी जीवन और कई समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। इन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथाएं क्यों न हो। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं रजनी पटकथा, जो मन्नू भंडारी जी ने लिखी है। पटकथा का मतलब होता है कि स्क्रीन पर दिखाने के लिए या फिर स्क्रीन के लिए लिखी गई कोई कहानी, यानी कि फिल्म का स्क्रीन इत्यादि। ठीक है, टेलीविज़न के भी लिख सकते हैं, पर्दे के लिए भी, रंगमंच भी होता है इसमें। चलिए दोस्तों, अब हम कर रहे हैं पटकथा रजनी। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, दरवाजा बाइक खोलती है, रजनी का प्रवेश। लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? रसोई में हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इसमें तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में भी इतना अच्छा कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला। मैं अभी से बातें बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है। केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, अरे देखो देखो, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़ी ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। रजनी, बहुत अच्छा मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित बेटा, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट कार्ड निकालकर अपनी माँ की ओर फेंकते हुए। अमित, लो लो, देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का।
मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपने बाहों में भरकर। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था ना। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले, सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी, रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में है। हामिद गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कई अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। लीला, अपराधी की तरह सफाई देते हूँ, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी वार्षिक आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों में चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं तो पूछती हूँ, उसका जवाब देना। बस कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तूने देख लिए थे? अमित, नहीं, जो कि तो आकर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित कहता है 22 लेते हैं। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गई। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और एडमिशन ले लिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो उसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में पूरे नंबर लेना है तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही सवाल, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो वैसे ही अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डरते, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम बहुत वैसे ही अच्छे हो, उसमें क्यों ट्यूशन ले गई? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहे और बार बार कहे तो लेनी होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? हाँ आंटी, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, इसलिए सिर्फ कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है? सर से जाकर लड़। अमित इस बात से रलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं उठाता तो रजनी घुड़कती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कितना पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। तो रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म हो, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ मत जाइए। हेडमास्टर, सॉरी मैडम। सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पेपर पूरा ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के में ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर ये कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है
और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाए तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगे रहे और सारे समय इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बना है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स का हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तैश आ रहा है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम यानी कि अपना स्कूल बहुत नियम से चलता है आपका। हेडमास्टर व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी मजबूर किया जाता है कि ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम आपके स्कूल का? हेडमास्टर देखिए, टीचर्स और स्टूडेंट का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ाने हैं, वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी कुछ नहीं कर सकते। आप तो मेहरबानी करके यह कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजी मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी ना के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा व्यंग्यस पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। दृश्य समाप्त। अब नया दृश्य आता है। रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आगे दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ में ब्रीफ केस लेती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? पति फ़ोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को बेच कर मंगवा लो, पर कोई घर में हो तब न। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी स्कूल का नाम लेती है। स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उसे बहुत पसंद है। दर्शा फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी। हेडमास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। अच्छा हेड मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं, धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठा इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तब भी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं उठानी चाहिए? पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला कम गुनहगार नहीं है, जैसे लीलाबेन और कांतिबाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार और तरह तरह की धांधलियाँ देखकर भी चुपचाप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमने क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा दुनिया का? गुस्से और इकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है। जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता और हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर चढ़ा दिया शूली पर। दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य देखिए। डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। कमरे के बाहर उसके नाम पद पर तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा। एक स्टूल पर चपरासी बैठा, सामने की बेंच पर रजनी।
और 3-4 लोग और फिर बैठे प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखते मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। कितनी देर और बैठना होगा? हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। बहुत निजी रहता है नशा। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुई है, तो लोगों से मिलने का समय ना, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। शाह मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रख देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता। चपरासी इसके भीतर चला जाता है, लौट कर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव बोलकर चपरासी को देखते थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाते हुए भीतर जाने लगती है। अरे 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 अरे, किधर को जाता? अब 1 घंटे बजा क्या? रजनी घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बस बजेगी भी नहीं। दरवाजा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी अरे कैसी हो रहा है, सुनती ज नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। एक दर्शक कमरे के भीतर निदेशक कुर्सी की पीठ से टिक कर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था ना। रजनी मुस्कुरा, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक ही पड़ी रहेगी। क्या कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप रजनी? तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को। मैं इस मैम आपसे किसी दूसरे काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव भरता है। कहीं रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूल और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकर इकट्ठा कर रही हूँ। निर्देशक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। रजनी बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निर्देशक जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी जब इतनी बड़ी ऐड देती हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? निदेशक ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड मानता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस का बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निर्देशक इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ट्यूशन न ले, किसी और के पास चले जाए। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता कि वे उसे नहीं लगवाते। जानते क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद भी उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निर्देशक वेरी शॉर्ट, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए इस टीचर के खिलाफ। रजनी क्या खूब आप कहते कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको। आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है। निर्देशक लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर इन दिन दहाड़े चलने वाली दुकानदारी की है आपके बहुत ही व्यंग्य ढंग से आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं, चिंता ही नहीं। निर्देशक कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छीनकर गड्ढे में चली जाएगी। निर्देशक थोड़े गुस्से के साथ, आप भी पहली महिला है और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोटार्ज में कुछ नया दृश्य दिखाई जाए। रजनी फोन कर रही है। मेज पर कुछ पत्थर रखे हैं। रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है।
साथ ही में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। नया दर्शन। किसी अखबार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ले दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यह चीज अब जलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैले इस दुकानदारी को तो बंद करना ही होगा। एकाएक जोश में आकर रजनी कहती है, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिएगा जरा अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता तो आवेश के मारे वजह से बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। और वे संपादक हंसकर, बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ उठाइए, इस इशू को लगातार लिखिए और दुआदार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट आप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होती हुई, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ उसकी छवि दीजिएगा तो सब लोगों के तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम बड़ी मुश्किल से 100 लोगों के संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके, जरा सा रुक कर। अधिक से अधिक लोगों के आने से आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना बात। मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दर्शक कटकर अंदर जाता है, हाल भरा हुआ है और एक और प्रेस वाले बैठे हैं, विषय बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके और पिता जैसे वे घर के बाहर और भी किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उनका गुजारा ही न होता। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। इसलिए अब हम इसी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर रखते हुए ही बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह हमारे ऐसे नियम कि कोई टीचर्स अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोरदस्ती करके उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब आप लोग अपनी राय दीजिए। नया दर्शन। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा। पहला पृष्ठ पलटे ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती। जल्दी जल्दी पढ़ता है, एकदम चिल्लाता, रे रजनी सुनो तो बोर्ड ने तुम लोगों को प्रस्ताव जो का तो स्वीकार कर लिया। भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव। रजनी, तो मान लिया हमारा प्रस्ताव बिल्कुल जैसा का तैसा और बन गया है। नीम खुशी के हमारे अखबार को छाती से चिपका कर लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियां न बिखरी जा सकती है। पति मुग्ध भाव देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रेल उतराते हुए, 2 महीने तक तो मेरी धज्जियां बिखरने के बाद। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह खाओ। कांतिबाई, सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने
हाथ से उसे रसमलाई खिलाया जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। समझते हैं हंसी के साथ धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अब हमने किया दोस्तों एक पटकथा रजनी, जिनकी लेखी कथा थी मन्नू भंडारी। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।